हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे। आप सभी का मेरा क्लासेस में स्वागत है। हम अपने बैच सोशियो स्फेयर जो कि दिसंबर 2025 के लिए टारगेटेड है, तो जो भी लोग दिसंबर 2025 में नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं वो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। देखिए, आज हम इस क्लास के अंदर मैक्स वेबर पर चर्चा करने वाले हैं डिटेल्स में कि मैक्स वेबर क्या बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैक्स वेबर जो थे ये जर्मनी के विद्वान थे। इनका जन्म 1864 में हुआ था और 1920 में ये डेथ कर गए थे। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, मतलब इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि इनका कहना है कि जो भी चीजें समाज में हो रही हैं या जो भी हम बातें विचार व्यक्त करते हैं उसका हम इंटरप्रिटेशन करें या कि उसका हम व्याख्यात्मक समझ रखें और उसका डीप एनालिसिस करें कि वो क्यों कहा गया, किस बारे में कहा गया और ऐसी बातें समाज में क्यों आई। ठीक है। फिर मैक्स वेबर जो थे, इनका जो बौद्धिक संदर्भ था वो मल्टी डायमेंशनल था, मतलब ये जो विचार व्यक्त करते थे या इनके सोचने का तरीका था वो मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि हर पहलू पे ध्यान रखना। मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमी पे ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पे ध्यान दें, नहीं, ये हर उस क्षेत्र पे ध्यान देते थे, हर उस क्षेत्र की बात करते थे जो कि हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी था। वे, अब कहा जा रहा है कि वे स्वयं दार्शनिक नहीं थे, किंतु उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण संप्रदायों के बारे में जान लिया था। मैक्स वेबर जो हैं ये फिलोसोफर नहीं थे, ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्होंने दर्शन शास्त्री न होने के बावजूद बचपन में ही या जब ये अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे थे उसी समय दर्शन शास्त्र को इन्होंने पढ़ लिया था, तभी से ये दर्शन शास्त्र में अपनी रुचि रख रहे थे। कार्ल मार्क्स के पश्चात मैक्स वेबर ने जर्मनी का नाम समाजशास्त्री इतिहास में अमर किया है। कार्ल मार्क्स को आप लोग जानते ही होंगे। अभी हम आगे जो हमारा बैच चल रहा है उसमें कार्ल मार्क्स के बारे में या जो भी और एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं, जो भी सिलेबस में हमारे थिंकर हैं, उन पे चर्चा करेंगे। अभी हमने इमाइल दुर्कheim पढ़ा दिया है, ये हमारा सेकंड क्लास मैक्स वेबर है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स भी आगे पढ़ेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। समाजशास्त्र को कल्पना से मिलाकर वास्तविकता के धरातल पर उतारने का कार्य जो कॉम्टे, स्पेंसर, मार्क्स और दुर्कheim द्वारा किया गया, उसी कड़ी में अगला नाम मैक्स वेबर है। मतलब कल्पना से मिलाकर वास्तविकता के धरातल पर उतारने का मतलब अभी तक कोई भी विद्वान ऐसा नहीं था जो कि समाजशास्त्र को पढ़ाए या समाजशास्त्र जैसे विषय की मतलब उत्पत्ति कर पाए। तो अगस्त कॉम्टे ने, जैसे कि समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है उनको, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि समाजशास्त्र जो है वो समाज के बारे में स्टडी करने के लिए एक ऐसा विज्ञान बनना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र बनाया। समाजशास्त्र में फिर कॉम्टे आए, स्पेंसर आए, मार्क्स आए, दुर्कheim आए, तो उसी कड़ी में मतलब उसी रो में अगला नाम मैक्स वेबर का भी है। इन्होंने भी सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत ही अभूतपूर्व योगदान दिया है। फिर मैक्स वेबर के अनुसार प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में भी कार्य कारण की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। मतलब कि जैसे हम नेचुरल साइंस आता है तो उसमें कॉज इफेक्ट होता है ना, कि कॉज है किसी चीज का तो उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो कैसे, मतलब कोई भी चीज अगर कार्य हो रहा है तो उसका कारण क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है, क्यों वर्क कर रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि जैसे नेचुरल साइंसेज में होता है उसी प्रकार हमें समाजशास्त्र में भी कॉज इफेक्ट का अध्ययन करना होगा। फिर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। मतलब जो सोशल एक्शन, मैक्स वेबर का नाम थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन में सर्वोपरि लिया जाता है। आगे अभी पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तो विषय वस्तु मानते हैं, अगर कहते हैं कि मैक्स वेबर की सोशियोलॉजी के अगर कोई भी कंटेंट होगा या पढ़ने के लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वो सोशल एक्शन है। मैक्स वेबर अपने पूर्ववर्ती विचारकों के विपरीत व्यक्ति को समाजशास्त्र के अध्ययन केंद्र में शामिल करते हैं तथा व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। अब बात आती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति को ही क्यों देखा? क्योंकि ये डीप एनालिसिस की बात करते थे, इंटरप्रिटेटिविस्ट थे, व्याख्यात्मक वाले थे, निर्वचन वाले थे। जैसे दुर्कheim थे, अगस्त कॉम्टे थे, स्पेंसर थे, ये लोग क्या करते थे कि सोसाइटी को एज अ होल मानते थे। अभी हमने जब दुर्कheim की क्लास की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इमाइल दुर्कheim क्या करते हैं, वो समाज को ही देवता मानते हैं। उनका कहना है कि समाज में जो भी चीजें हो रही हैं उसका जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, सिर्फ
समाज होता है। और अगर व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है या व्यक्ति कोई भी क्रिया कर रहा है तो वो समाज के द्वारा ही निर्धारित हो रहा है। परंतु मैक्स वेबर का कहना था कि सोसाइटी का उतना योगदान नहीं होता है जितना व्यक्ति का योगदान होता है। अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा, व्यक्ति के विचार ही नहीं रहेंगे तो समाज का क्या कर लेंगे, या फिर समाज क्यों ही बनेगा। तो इसलिए व्यक्ति को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है और उसके सेंटर में रखा है कि व्यक्ति से ही समाज का निर्धारण हो रहा है। और व्यक्तियों के सामाजिक क्रियाओं, जो भी व्यक्ति सामाजिक क्रिया कर रहा है, सोशल एक्शन कर रहा है, उसको ही इन्होंने समाजशास्त्र का विषय वस्तु माना है। ठीक है, हम बात करते हैं कि ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के सभी सामाजिक क्रियाओं का कोई न कोई कारण होता है। शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं के कारणों को समझना और व्याख्या करना ही वेबर का व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है। इनका कहना है कि जो भी व्यक्ति होते हैं, अगर वो कोई भी एक्शन करते हैं तो उसके पीछे क्या होगा, कोई ना कोई कारण होगा। हम बिना किसी कारण के किसी को ना हाय बोलेंगे, ना हेलो बोलेंगे, ना किसी को हम मतलब किसी भी प्रकार का अभिवादन करना या अपनी कोई बात कहना किसी से हम नहीं करेंगे। अगर कोई कारण होगा तभी हम उनसे जाके बात करेंगे। ठीक है, तो और कह रहे हैं कि जो भी रिसर्च करते हैं या जो भी विद्वान हो, उनका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति सामाजिक क्रिया कर रहा है उसके कारणों को समझना चाहिए और उसकी व्याख्या पर ही ध्यान देना चाहिए। मतलब कि वो क्यों कर रहा है और उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, इस पे बात करना चाहिए। और यही इनका व्याख्यात्मक समाजशास्त्र यानी इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी है। अब मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक क्रिया जो होता है उसके दो पहलू हैं। कौन कौन से? एक होते हैं वस्तुहन पद्धति और दूसरा है आदर्श प्रारूप। आइए हम जान लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं। तो वस्तुहन जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ है व्याख्यात्मक बोध यानी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। देखिए वस्तुहन को हम एक अन्य नाम से, मतलब इसको डीप एनालिसिस या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग। तो आप बस एक बात याद रखिएगा, जैसे ही वस्तुहन का नाम आता है सामने तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि किसने दिया है, तो आपको मैक्स वेबर टिक करना है। और दूसरी बात आती है कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप बस डीप अंडरस्टैंडिंग याद रखिएगा कि गहरी समझ की बात करते हैं। इनका कहना है कि वह अध्ययन या समझ जिसकी गहराई से व्याख्या की जा सके। देखिए अभी मैंने बताया ना डीप अंडरस्टैंडिंग, वो बात आ गई यहाँ पे। फिर वेबर ने इसको, इस थ्योरी को कौन सी बुक में दिया था ये भी आपको याद रखना है। तो वो उस बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1925 में पब्लिश हुई थी। तो इसी बुक में उन्होंने वस्तुहन मेथड को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं के व्यवहार के कारणों की व्याख्या करता है, वैसे ही समाजशास्त्री शोधकर्ता व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग कर सकता है। अब बार बार यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान आ रहा है, इसका मतलब है जैसे जो भी साइंस होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल साइंसेस है। क्यों? क्योंकि इसके नियम पूरे यूनिवर्स में एक ही समान होते हैं। अगर 2+2 हमारे इंडिया में सेम आ रहा है आंसर 4, तो वो अन्य किसी देश में या अन्य किसी जगहों पे आप उसको ऐड करेंगे तो भी 4 ही आएगा। तो इसलिए उसे नेचुरल साइंसेस कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जब भी साइंस में या लैब में उसका परीक्षण किया जाता है तो उसके व्यवहार के कारणों की व्याख्या करते हैं, है ना, कि मतलब वो कैसा व्यवहार कर रहा है या कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो वैज्ञानिक यही सब बातें करते हैं। वही कह रहे हैं कि समाजशास्त्री जो होते हैं उनको भी यही करना चाहिए कि जो भी सामाजिक क्रिया है उसका अध्ययन करने के लिए हमें भी इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए कि व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति अभिवादन कर रहा है या किसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है, विचार उसके आ रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जानना जरूरी है। दूसरा है आदर्श प्रारूप। अब आदर्श प्रारूप की अगर हम बात करें तो आदर्श प्रारूप को हम आइडल टाइप को, मतलब इसका जो है नाम आइडल टाइप के नाम से आप ध्यान रखिएगा। आदर्श प्रारूप ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी चीज को आदर्श मान लेना, नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा कोई आइडियल होता है, ठीक है, हम जिसे मानते हैं, जिसको हम उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे उस बात को नहीं रखा गया है। यहाँ पे आदर्श प्रारूप का मतलब है एक मापक यंत्र, यानी कि एक मेजरिंग रॉड है जो कल्पना के आधार पर व्यक्ति अपने मस्तिष्क में बनाता है और ये अनुमानित होता है, मतलब हाइपोथेटिकल है ये।
इसका निर्माण हम दो अवधारणाओं को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने हेतु करते हैं और निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। मतलब मैक्स वेबर ने कहा कि व्यक्ति जब किसी भी दो चीजों की तुलना करना चाहता है तो वो अपने मस्तिष्क में ही एक इमेजिनेशन बनाता है। मतलब ये सामने नहीं है या हम किसी से कहते नहीं है कि ये चीज ऐसा है या ये चीज खराब है, ये चीज अच्छा है, ऐसा नहीं है। हम अपने मस्तिष्क में ही एक अवधारणा बनाते रहते हैं, काम करूंगा तो ये अच्छा होगा, अगर इससे मैं कंपेयर करूं तो ये खराब है। ठीक है, रिजल्ट को लेके हम ही लोग करते हैं ना कि अगर एक क्वेश्चन और अच्छा कर दिया होता तो मेरा ये हो गया होता ना। इसी प्रकार का क्या है, ये मेजरिंग रॉड है कि हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं अपने दिमाग में कि कैसे हम उस चीज को और बेहतर बना सकते थे। तो इसीलिए व्यक्ति अपने मस्तिष्क में ही बनाता है। तो इसको हम इंग्लिश में अगर देखना चाहे तो आप इसको मेजरिंग रॉड बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकल टूल बोल सकते हैं ना, मेंटल कंस्ट्रक्ट बोल सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं और ये अनुमानित होता है। अनुमानित क्यों? कि हम बस अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उसका कोई रिजल्ट प्रूफ होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, और निष्कर्ष भी प्राप्त करते हैं उसी अध्याय के। मैक्स वेबर बोलते हैं कि आइडियल टाइप इज अ प्योर टाइप। मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं होता, आपके दिमाग में जो बातें आ रही हैं वो तुरंत तुरंत एकदम प्योर होती हैं। और ये वैल्यू फ्री होता है, इसमें किसी भी प्रकार की वैल्यू या मूल्य जो हमारे अच्छा बुरा सही गलत नहीं होता, ये वैल्यू फ्री होता है। हम जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं ना सोचना कि हम कोई भी बात सोचने से पहले ये सोचें कि मैं ये सोच रहा हूँ ये गलत है या सही है, नहीं, वो दिमाग में आ जाता है। अब हम उसे जब किसी को बताएंगे तब ना वो बताएगा कि ये बात अच्छा है या बुरा है। तो इसीलिए इन्होंने इसको वैल्यू फ्री कहा। अब हम सामाजिक क्रिया की बार बार बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं सामाजिक क्रिया क्या है। तो मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन नाम का एक थ्योरी दिया है, तो उसके बारे में बात करें तो मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया मानते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है। और इन्होंने सामाजिक क्रिया का उल्लेख द स्टडी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1925 में आई थी उसमें किया है। अब ये बात करते कि ये है क्या। तो हम कह रहे हैं कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहना चाहिए जब तक कि वह क्रिया करने वाले व्यक्ति के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ यानी कि सब्जेक्टिव मीनिंग के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम हर एक्शन को सोशल एक्शन नहीं बोलेंगे। मतलब अगर आप अकेले में बैठ के पूजा कर रहे हैं, अकेले में बैठ के कोई बात सोच रहे हैं, अकेले आप अपने आप से ही बड़बड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ सोशल एक्शन। ये सोशल एक्शन नहीं है। सोशल एक्शन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और आपके क्रिया का प्रतिक्रिया भी सामने से आए और वो मीनिंगफुल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे उसमें हमने देखा है कि दो साइकिल सवार आपस में टकरा गए और साथ साथ अकेले चले गए, तो ऐसा नहीं कि ये सोशल एक्शन है, नहीं। जब वो आपस में टकराने के बाद अगर आपस में फाइटिंग करते हैं, झगड़ा करते हैं, बातचीत करते हैं, तब वो सोशल एक्शन हो गया। बारिश होने पे छाता खोल देना ये सोशल एक्शन नहीं है। ठीक है, या कोई बैठ के अगर एक संगीतज्ञ है वो अकेले गाना गा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, तो ये सोशल एक्शन नहीं है। वहां पे ऑडियंस का होना भी जरूरी है। तो कुल मिला के बात आप इसको कैसे याद रखेंगे, सोशल एक्शन में दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन होना जरूरी यानी कि क्रिया का प्रतिक्रिया, और एक मीनिंगफुल एक्शन होना चाहिए जो अर्थपूर्ण हो, उसका कुछ अर्थ निकलता हो, है ना। ऐसा नहीं कि रोड पे गए और स्लिप करके गिर गए तो वो सोशल एक्शन नहीं। अब उसका अर्थ निकला कि जब स्लिप करके गिर गए, चार लोग आके आपको उठाए, बातचीत किए, आपको आपका हालचाल पूछे, ये सोशल एक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के चार प्रकार बताए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि देयर आर फोर टाइप ऑफ सोशल एक्शन। तो चार टाइप कौन कौन से हैं ये हम समझ लेंगे। पहला है तार्किक क्रिया। ठीक है, इसे हम रेशनल एक्शन बोलते हैं, और इसका नाम एक और नाम है जो कि जर्मन वर्ड है, जो एक रैशनल या इंस्ट्रूमेंटल एक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें लक्ष्य मूलक बात होती है। लक्ष्य यानी गोल ओरिएंटेड होता है, जो भी काम हम करेंगे वो हमारे लक्ष्य को प्रभावित करेगा। यह एक प्रकार की औपचारिक क्रिया है, फॉर्मल है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा नहीं कि हम घर में हैं तब भी ये काम करेंगे, नहीं, फॉर्मल होता है, औपचारिक क्रिया है ये। यह साधन और साध्य संबंधों पर आधारित होता है। इसमें एक साधन होगा और एक साध्य होगा। साधन क्या है, आपकी पढ़ाई, साध्य क्या है, आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, और कैसे साधन क्या है उसका, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, और मतलब अनेक मटेरियल्स हैं
तो वो क्या है, आपके साधन हो जाएंगे। अब इसका उदाहरण देख लेंगे कि जेआरएफ पाने की तैयारी करना, जैसा कि मैंने लिखा है आपको सिंपल वे में कि अब अगर आप मानिए आपका लक्ष्य क्या है, जेआरएफ पाना, ठीक है, तो जेआरएफ कैसे आप पाएंगे? आप एक काम तार्किक क्रिया करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि घर में बैठे रहेंगे और आपका जेआरएफ हो जाएगा। आप तर्क लगाएंगे कि मुझे कैसे काम करना है, हमें किस साधन का उपयोग करना है, किस मीनिंगफुल चीजों का यूज करना है कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो यही है मीनिंगफुल एक्शन, जिसे हम जो रेशनल या इंस्ट्रूमेंटल भी कहते हैं। अगला है मूल्यांकनात्मक क्रिया यानी इवेल्युएटिव एक्शन या वैल्यू रेशनल एक्शन। अब ये क्या है? नैतिकता, कला, धर्म आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया है। इसमें व्यक्ति की कीमत पर समाज के लाभ या हानि सुनिश्चित हो सकते हैं। इन सामाजिक क्रियाओं के पीछे व्यक्ति स्वयं के लक्ष्य न होकर सामाजिक लक्ष्य होते हैं। उदाहरण, देश के लिए जान देना, किसी डूबते को बचाना। इवेल्युएटिव है, या इसको बोलते हैं जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे का क्या लक्ष्य है, उसमें अपना फायदा नहीं देखना है, ठीक है। हम अपने फायदे को भूल के इसको हम इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो अपने फायदे को छोड़कर हम समाज के बारे में या दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी ध्यान देंगे। अब क्या है, देश के लिए जान दे देना, तो देश के लिए जान देंगे तो ऐसा नहीं है ना कि उसमें सिर्फ मेरा फायदा है, नहीं, देश का भी फायदा है। तो हमने जो एक्शन किया वो वैल्यू रेशनल था, इसमें मूल्य निर्धारित हैं हमारे, ठीक है। किसी डूबते को बचा रहा है, कोई डूब रहा है तो ऐसा नहीं हम सोचेंगे कि मैं क्यों जाऊं, कोई और आके बचाए, नहीं, आप उस समय अपनी परवाह न करते हुए उसकी जान बचाएंगे, ठीक है। तो इसे हम मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। अगला है भावात्मक या प्रभावात्मक, इमोशनल एक्शन या अफेक्टिव या इफेक्टिव एक्शन। फिर ये उद्वेगात्मक मनोभाव, संवेग, क्रोध, प्रेम, शत्रुता, घृणा आदि में की गई क्रिया प्रभावात्मक क्रिया है। इसमें व्यक्ति इमोशन से नियंत्रित होता है। इन क्रियाओं में विशेषताएं अधिक होती हैं, जैसे टीम के जीत पर नाचना, किसी पुराने मित्र को देखकर खुशी हो जाना। कभी कभी ऐसे इमोशनल मतलब हमारे सामने मोमेंट आ जाते हैं कि जब हमें एक्शन करना होता है। मान लीजिए माता जी ने किसी बच्चे को अपने एक थप्पड़ लगा दिया, उस समय तो वो क्रोध में थी, है ना, उस समय उद्वेग में थी कि मैं मार दूं, गुस्सा आया। पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो इमोशनल हो जाती है कि मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया, उसको तकलीफ हुई, वो रोया, तो उससे क्या होता है, वो भी रोने लगती है। ये है इमोशनल एक्शन कि गुस्से में आके या आवेश में आके मतलब क्षणिक काम कर दिया, पर उसके बाद क्या होता है कि हमें इमोशन से अटैच हो जाते हैं हम। अब टीम के जीत पर नाचना, टीम जीत गई, सब डांस कर रहे हैं, एक इमोशन जुड़ गया कि हमारी टीम जीती, हम लोग डांस करने लगे, ठीक है। पुराने मित्र है, कभी बहुत दिन से नहीं मिले, पर अचानक सामने आ जाता है तो एक होता है ना, खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह के एक्शन हमारे इमोशनल एक्शन में आते हैं। अगला है परंपरात्मक क्रिया यानी कि ट्रेडिशनल एक्शन। अब ये क्या है, तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी क्रियाओं के पीछे पूर्वजों का अनुकरण होता है। जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे 2-3 पीढ़ी के पहले जो लोग मर चुके हैं या जो भी, उनका अनुकरण किया जाता है कि वो कैसे अपनी क्रियाओं को संपादित करते थे। यह आदर्श के एक अंग होते हैं। प्रथा, परंपरा, ये परंपरा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। परंपरा आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया है। इन्हें व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया से प्राप्त करता है तथा समाज इस व्यवहार को अनुशस्तियों यानी सैंक्शन, जिसमें पुरस्कार और दंड की व्यवस्था, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात की जाती है, द्वारा व्यक्ति पर आरोपित करता है, जिसे करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है। जैसे बड़ों के पैर छूना, उनका सम्मान करना। अब बात करते हैं कैसे ये एक आदर्श होते हैं, यानी ये एक आइडियल चीजें हैं, ये हमारी वैल्यूज में आते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो भी हमारी प्रथाएं हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, ये उनसे प्रभावित होती हैं। जैसे कि हम क्या है, समाजीकरण के द्वारा सीखे हैं कि बड़ों का पैर छूना चाहिए, जो भी आए उनसे हमें अच्छे से बात करना चाहिए, त्योहार हमारे किस तरह हैं उसको कैसे मनाना चाहिए, है ना, किसी को देख के हम उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। तो ये क्या करते हैं कि इसमें समाज क्या है, एक रिवार्ड एंड पनिशमेंट की व्यवस्था करता है। अगर हम बड़ों से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट भी मिलता है ना। अगर हम बहुत ज्यादा सम्मान दे के बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो हमारी तारीफ भी होती है हर जगह, तो उसे हम रिवार्ड के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो यही है, व्यक्ति इसको करने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी करे और कोई उसको रोके ना, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, मैक्स वेबर ने एक और, जैसे रैशनल की बात की है वो, उसी तरह इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, रैशनलाइजेशन, यानी कि तर्क संगतिकरण। देखिए किसी भी चीज में अगर आइजेशन का वर्ड आ जाए, जैसे ये देखिए ISATION है, यहाँ पे लगा है ना रैशनलाइजेशन,
जब भी आइजेशन वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, थोड़ी राइटिंग पे हमारे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। इसका मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चल रही हो और वो हमारे व्यवहार में, ठीक है, हमारे समाज में उसका मतलब एक अभिन्न अंग की तरह वो काम कर रहा हो, तो उसे हम एक प्रक्रिया कहते हैं। अब तर्क संगतिकरण क्या है कि वह चल रही प्रक्रिया जिसके द्वारा पारंपरिक भावात्मक और कार्य के तरीकों में तेजी से साधन तर्कसंगतता द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ऐसे जीवन के सभी क्षेत्रों में, जैसे दक्षता यानी कि जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन है, गणना, मूल्यांकन जो भी है, पूर्वानुमान और नियंत्रण का प्रभुत्व होता है। जब हम हर चीज पे सोच विचार हमेशा करते रहते हैं, बिना तर्क लगाए हम उस पर काम नहीं करते हैं, और ये लगभग हमारे समाज में सभी व्यक्तियों पे लागू हो जाता है, तो इसे हम तर्क संगतिकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये काट दीजिए। अब मैक्स वेबर का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है नौकरशाही, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। नौकरशाही क्या है कि तर्क संगत कानूनी संगठन का एक आदर्श प्रकार जो विभाजन, ठीक है, डिवीजन होता है इसका, अवैयक्तिकता, इनफॉर्मल, लिखित नियम, रिटेन लॉ, तकनीकी क्षमता, इसको हम क्षमता कहते हैं, क्षमता रखता है, उसे क्या कहें, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या है कि हमारे मतलब जो भी हमारे जैसे देश का आप देखेंगे या किसी भी ऑफिस का देख लीजिए, किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि हर टेबल का काम बटा हुआ है ना। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति सारा काम कर देगा, नहीं। आप जाएंगे तो क्लर्क का अलग काम होता है, ऑफिसर का अलग काम होता है, प्यून का अलग काम है, वहां बैठा जो भी बाबू है उसका अलग काम है। तो ये क्या है, ये विभाजन है, इसको हम डिवीजन बोल सकते हैं। अवैयक्तिकता है, उनका व्यवहार या उनका काम वहीं तक जुड़ा है, सिर्फ ऑफिस तक, घर जाने के बाद वो नहीं जुड़ता, तो इसलिए ये इनफॉर्मल मतलब इम्पर्सनल होता है, और ये फॉर्मल रिलेशन में आता है। ठीक है, फॉर्मल यानी वैयक्तिक होता है कि बस वहीं तक काम है। दूसरा, लिखित नियम होते हैं कि जो भी काम होते हैं वो पूरा एक नियम पहले ही लिखा रहता है कि कौन क्या काम करेगा, कितना उसका डिपार्टमेंट है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये सारे नियम लिखित होते हैं। और तकनीकी दक्षता होती है, सब अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। वेबर ने इसे संगठन के सबसे कुशल रूप में देखा है। मतलब ये कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ब्यूरोक्रेसी है तो वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा होगा। देखिए ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देने के पीछे इनका रीजन ये था कि इनके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और ये हमेशा उनके ऑफिस जाते रहते थे, इसलिए इन्होंने देखा कि कैसे सभी लोग अपना अपना काम अलग अलग बांट रहे हैं। अगर एक फाइल किसी दूसरे के पास गई तो वो फिर आगे बढ़ा रहा है, फिर वहां से दूसरी फाइल दूसरे के पास जा रही है। तो ये इन्होंने देखा कि ऐसा क्या है इस संगठन में जो इस काम को पूरा बांटा है और सुचारू रूप से चल रहा है। तो इन्होंने जब कॉन्सेप्ट दिए अपने, तो उसी में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात करी। ठीक है, सफाग एक लौह पिंजरे के रूप में भी कहा है कि ये एक रेशनल वो होता है, आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी की भी बात इन्होंने की है। जैसे हमने रेशनलाइजेशन की बात की, तो इन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी होती है। मतलब हम इतना तर्क लगाने में और इतना इन सब चीजों में फंस जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम एक लोहे के पिंजरे में फंस चुके हैं। और ये क्या करता है, मानव को स्वतंत्रता और रचनात्मकता को दबा सकता था। मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में बंध चुके हैं, अब आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपके अंदर जो भी, अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्षमता है कि आप कुछ नया ला सकते हैं, तो इस सिस्टम के बाहर आप वो काम नहीं कर सकते, है ना। अगर आप क्लर्क के पोजीशन पे हैं और ऑफिसर वाले काम भी आप कर सकते हैं तो आपको नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस सिस्टम के अंदर बंधे हुए हैं। तो इसकी ये ड्रॉबैक भी हैं, इसके मतलब हानियां भी हैं ब्यूरोक्रेसी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैक्स वेबर ने शक्ति और अधिकार यानी कि पावर एंड अथॉरिटी की भी बात की थी। तो इन्होंने जो अथॉरिटी है या अधिकार है उसके कुछ प्रकार बताए थे। तो क्या है वो देख लेते हैं। पहला है पारंपरिक प्राधिकार यानी कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है, दीर्घकालिक रीति रिवाजों, परंपराओं और स्थापित तरीकों जैसे राजतंत्र की पवित्रता में विश्वास पर आधारित होता है। ये
पारंपरिक अथॉरिटी क्या है? जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। जैसे राजा का बेटा जब राजा बनता है तो उसको ऑटोमेटिक अथॉरिटी मिल जाती है कि वो शासन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे जनता कहेगी कि आप शासन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राजा का बेटा, वो युवराज जो होते हैं, वो अब राजा बन गए राजा के बाद। वो हो गया पारंपरिक अधिकार। फिर दूसरा है करिश्माई अधिकार, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी इसको बोलते हैं। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी कैसे होता है? जब किसी भी नेता हो या असाधारण गुणों और अनुयायियों वाले लोग होते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी हो, नेता हो, ठीक है, दार्शनिक हो, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक ऐसी मतलब गुण हो कि उसे देखते ही ऑटोमेटिक लोग फॉलो करना शुरू कर दें और उनकी बातों को मानना शुरू कर दें। ठीक है, अगर वो कह दिए कि ये बात होती है, सत्य है यही, तो फिर वो सत्य हर लोग मानना शुरू कर देते हैं। जैसे धार्मिक पैगंबर, क्रांतिकारी नेता। प्रेजेंट में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी, है ना, हमारे प्रधानमंत्री, इनके अंदर क्या है? एक ऐसा गुण है कि लोग इनको अपने आप फॉलो करना शुरू कर दिए। ठीक है। फिर आप देख लीजिए कि आजकल आपके एक सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, मथुरा के जो बाबा जी हैं, प्रेमानंद जी। वो क्या बोलते हैं? या वो कुछ ऐसा नहीं कहते ना आप हमें फॉलो करिए, नहीं। लोग क्या है, उनके गुणों को देख के, उनकी सच्चाई को देख के, उनकी बातों को, मतलब जो भी वो बोलते हैं वो व्यक्ति के दिल को छू जाता है और वो उसको फॉलो करता है तो उसका जीवन बदला हुआ दिखता है। तो क्या करते हैं, वो जो भी बात बोल देते हैं, तो ये करिश्मा ही है ना, ये करिश्मा है, एक चमत्कार ही है कि उनके अंदर जो गुण है उसको देखते हुए लोग अपने आप फॉलो कर लेते हैं। तो ऐसे अधिकार को हम करिश्माई अधिकार बोलते हैं। ठीक है। एक होता है फिर तीसरा है तर्क संगत कानूनी अधिकार, रेशनल लीगल एक्शन इसको बोलते हैं। ये क्या करता है कि स्थापित नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, जहां आज्ञाकारिता व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि कार्यालय के प्रति होती है, जैसे आधुनिक राज्य या नौकरशाही। देखिए, तर्क संगत कानूनी प्राधिकार क्या है? जो नियम कानून के आधार पे आपको मिलता है। ठीक है। जैसे अगर आपको कोई भी काम दे दिया गया, अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है, तो आप उस व्यक्ति की बात नहीं सुन रहे, आप उसके चेयर की बात सुन रहे, उसके पद की बात सुन रहे, है ना। वो व्यक्ति अगर पद पर से हट जाएगा तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई ऑफिस में, मान लीजिए आपके कॉलेज में प्रोफेसर है, प्रोफेसर अगर अपने किसी निचले अधिकारी से या फिर अपने क्लर्क से कुछ भी बात बोलेंगे तो क्या वो नहीं मानेगा? मानेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं रैशनल लीगल अथॉरिटी, जो कि नियम कानून के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर उसको मिलता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मैक्स वेबर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, एक बुक था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई थी। तो उसे ही हम प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना कहते हैं। तो फिर इसमें देखते हैं। ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या है कि वेबर ने तर्क दिया कि कैल्विनवादी, या प्रोटेस्टेंट में दो तरह के लोग होते थे, एक कैल्विनवादी और एक प्रोटेस्टेंट। तो कैल्विनवादी जो थे वो प्रोटेस्टेंट के कुछ सिद्धांतों, जैसे पूर्व नियति, तप, आवाहन, मतलब जिसे हम बोलते हैं प्री डेस्टिनेशन, ठीक है, और कि भगवान, अगर जितना आप काम करेंगे तो भगवान उतना खुश होता है, तो स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खुलता है, भगवान को खुश करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पैसा कमाओ, ये सारी बातें उसमें आएंगी। तो एक विशेष मानसिकता, यानी कि पूंजीवाद की भावना जो है, स्पिरिट है, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि पूंजीवाद की आत्मा को बढ़ावा दिया, जो आधुनिक पूंजीवाद के विकास के लिए अनुकूल थी। तो प्रोटेस्टेंट जो होते हैं क्रिश्चियन में, उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ऐसा नहीं कि आपको मोक्ष के लिए काम करना है, त्याग करो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। उसमें आप करेंगे 1 रुपया बचाना, मतलब 1 रुपया कमाना। अगर आप सेविंग करते हैं तो आप फिर कमा रहे हैं, आप उससे और भी बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पूंजी बढ़ा रहे हैं, तो भगवान उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। टाइम इज मनी की बात इन्होंने की, है ना। तो ऐसे ऐसे कई कॉन्सेप्ट इसमें थे प्रोटेस्टेंट के, और उसी के आधार पर यूरोप में क्या हुआ, पूंजीवाद आगे बढ़ा। तो मैक्स वेबर ने अगर पूंजीवाद को आगे बढ़ने का, यानी कि अगर विश्व में पूंजीवाद आया, तो उसके पीछे का रीजन ये प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैक्स वेबर ने एक और कॉन्सेप्ट दिया है, वर्ग, स्थिति और पार्टी, जिसे हम क्लास, स्टेटस एंड पार्टी के नाम से जानते हैं। तो वेबर ने कहा कि मार्क्स के आधार पर स्तरीकरण का बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मार्क्स ने क्या किया था, कार्ल मार्क्स ने, कि जो भी स्ट्रेटिफिकेशन था उसका मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण दिया था। ठीक है। तो वेबर ने उन्हीं के आधार पर भी काम किया। अब वर्ग क्या है? जो हमारा क्लास होगा वो हमारी आर्थिक स्थिति होगी।
ठीक है, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसके आधार पे हम अपना हमारा क्लास डिफाइन होगा कि हम लोअर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, हायर क्लास के हैं, जितना पैसा है। अब हमारी आर्थिक स्थिति कैसे पता चलती है, तो हमारी बाजार की स्थिति क्या है उसके आधार पे हमारी आर्थिक स्थिति पता चलती है। बाजार की स्थिति इन द सेंस कि हम बाजार में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, दिखावा कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो हमारा क्लास भी हाई हो जाएगा। फिर स्थिति जो थी, स्टेटस, ये सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठा, सोशल प्रेस्टीज पर आधारित था कि अगर समाज में आपकी परिस्थिति अच्छी है, आपका सम्मान है, तो इसका मतलब समाज में आपकी जो स्टेटस है वो अच्छे कंडीशन में है। और पार्टी, एक कॉन्सेप्ट जो पार्टी का था वो राजनीतिक संगठन से था कि जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें क्या पावर मिला है आपको, और किस तरह से आप समाज में रूल कर सकते हैं, सत्ता कैसे आपको अथॉरिटी वहां पे मिल रही है, इस पे आधारित है। तो फिर से एक बार देख लेंगे कि वर्ग जो है वो आर्थिक स्थिति पर है, पर स्टेटस यानी कि जो परिस्थिति हमारी है वो सामाजिक सम्मान पर है, और पार्टी हम राजनीतिक संगठन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ तक ये पेपर के कुछ कॉन्सेप्ट थे। आगे आपको और भी डिटेल जानकारी, डिटेल क्लासेस आपको हमारी पेड क्लासेस के अंदर मिलेंगी, तो जल्दी से जल्दी क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिर अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो हम देख लेते हैं। तो पहली कृति इनकी जो बुक है वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में आई थी। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, सबसे फेमस अगर इनकी कोई बुक है तो यही है। इसमें इन्होंने क्या कहा था, पूंजीवाद के बारे में बात की कि कैसे पूंजीवाद आया था। सेकेंड है इकोनॉमी एंड सोसाइटी यानी अर्थव्यवस्था एंड समाज, ये इनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ था 1922 में। ठीक है, क्योंकि इनकी मौत या इनकी मृत्यु जो है वो 1920 में हो चुकी थी। ठीक, और फिर इसमें इन्होंने क्या कहा कि सोशल एक्शन, नौकरशाही, धर्म, अर्थव्यवस्था, अथॉरिटी, इन सब पे बात किया था इन्होंने। फिर राजनीति एक व्यवसाय के रूप में इस किताबखाना में, पॉलिटिक्स एंड एज ए वोकेशन। आगे भी और भी बुक्स हैं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अब इनके जो पहले ही मैं बता दिया हूँ कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो इनकी बुक है ये 1905 में आई थी। फिर इनकी बुक है द रिलीजन ऑफ चाइना और रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916 में ये दोनों बुक आई थी। एंशिएंट जुडाइज्म, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोसाइटी एंड रिलीजन, द सिटी, ठीक है, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द रेशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। देखिए ये म्यूजिक वाला जो है ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कभी कभी पूछ लेगा ये बुक और मैथ्स पेपर पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैथ्स पेपर ने म्यूजिक पे काम नहीं किया होगा। तो ये बहुत पुरानी इनकी किताब है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये 1950, ठीक है। तो ये सारी बुक्स हैं, आप इसका क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये 31 जुलाई तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 40% का जो डिस्काउंट है अभी आपको एप्लीकेबल है। हमारा कोर्स आपको 4999 में ही मिल जाएगा, और अगर 31 जुलाई के बाद आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको ये 8199 का कोर्स पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो भी क्लासेस होंगी वो मेरा क्लासेस ऑफिशियल नाम का हमारा ऐप है, जो कि गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ये सारी पेड क्लासेस और भी डिटेल और भी स्ट्रक्चर वे में आपको क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लासेस है एक डेमो लेक्चर की तरह है, इसके बाद आपको डिटेल नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एज सुन एज पॉसिबल आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी मेरा क्लासेस ऑफिशियल के नाम से है। यहाँ पे आपको जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी डेली बेसिस पे क्विज हों या फिर डेली बेसिस पे जो भी जानकारी होती है यहाँ पे आपको वो सारी मिल जाती हैं। बाकी और भी डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन हो हमारे ये इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इन सब के बावजूद अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, आप हमसे बात करना चाहते हैं कोर्स के बारे में, क्लासेस के बारे में, फीस के बारे में, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन। एज सुन एज पॉसिबल आप हमारे सोशियो स्पेयर सोशियोलॉजी का जो हमारा बैच है दिसंबर 2025 का, उसे ज्वाइन करिए और फटाफट अपने नेट जेआरएफ के सपने को पूरा करने में अग्रसर हो जाइए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारा क्लास ऑनलाइन हो चुका है, जल्दी ज्वाइन कीजिए।